यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। रोहन की तरह ही मिसेस यामिनी भी हार चुकी थी। वो चुपचाप अपने कमरे में गई और अलमारी में रखा हुआ लिमिटलेस प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड लेकर आई। उन्होंने जरा भी वक्त गवाए बिना वो कार्ड रोहन कोहली को वापस कर दिया। ये देखने के बाद सीमा बुआ जी को अपनी भाभी की दिमागी आपा खोए हुए मरीज की तरह लग रही थी, लेकिन अब सीमा बुआ जी कर ही क्या सकती थी। रोहन कोहली के साथ पंगा लेना सीमा बुआ जी की पहुंच से बाहर था। उन्होंने बस घर से बाहर जा रहे रोहन कोहली को रोककर कहा, रोहन आहान के साथ क्या हुआ? ये सवाल सुनने के बाद रोहन कोहली के चेहरे पर कंफ्यूजन ने जगह बना ली। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके क्या जवाब देना चाहिए। रोहन कोहली ने मन ही मन में कहा, अब मैं क्या कहूँ? ये तो आहान रायजादा का ही कोई प्लान होगा कि इतने सालों से उसके साथ रहने के बाद भी इस बेवकूफ और बदतमीज गिल खानदान को उसकी असली पहचान का पता नहीं चला। मैं पहले ही बड़ी मुसीबत से बाहर आया हूँ, वो तो आहान का बड़प्पन है कि उसके मुझे इतने बड़े स्कैंडल के लिए ब्लेम नहीं किया। मैं ना ही अब आहान रायजादा से और ना ही इस गिल परिवार से कोई कनेक्शन रखना चाहता हूँ, तो बेहतर है कि इन सब के किसी मामले में ना पड़ो। रोहन कोहली ने अपना इरादा पक्का कर लिया और इस तरह रिएक्ट करते हुए बोला मानो उसके कुछ पता ही नहीं था। देखिए मिसेस यामिनी गिल, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने फैमिली के बारे में मुझे ना ही पूछे। ये आपके घर का मामला है। मेरा काम हो गया है तो मैं निकल रहा हूँ, लेकिन हाँ, आहान और शनाया साथ में ही है और उन दोनों को साथ में ही रहना चाहिए। अपनी ये बात कहने के बाद रोहन कोहली ने किसी भी जवाब का कोई इंतजार नहीं किया और वहां से चला गया। रोहन कोहली के जाने के बाद मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआ जी अपना सर पकड़ कर बैठ गए। दोनों को अलग अलग बातें परेशान कर रही थी, लेकिन टेंशन एक जैसा ही था। मिसेस यामिनी गिल के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, लेकिन बाद में मिसेस यामिनी गिल को याद आ गया कि उनके साथ जो कुछ ही हो रहा था, उस सब की गुनाहगार सिर्फ और सिर्फ सीमा बुआ जी थी, और जितनी चालाक वो थी। उसके बाद ये बात तो साफ थी कि अब जो कुछ भी ठीक किया जा सकता था सिर्फ सीमा बुआ जी के करामात से ही हो सकता था। इसी उम्मीद से मिसेस यामिनी गिल ने अपनी ननंद से सवाल करते हुए कहा, सीमा दीदी देखिए ना, ये सब क्या हो गया? एक तो शनाया मेरे कॉल का जवाब नहीं दे रही, ऊपर से अब रोहन कोहली भी पैसे लेकर चला गया। अब हमें क्या करना चाहिए? मिसेस यामिनी गिल को अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने आज पहली बार बिना कुछ सोचे समझे सीमा बुआ जी की मदद लेने का फैसला ले लिया था, लेकिन इस वक्त सीमा बुआ जी के दिमाग में कुछ अलग ही तरह के कैलकुलेशंस चल रहे थे। सीमा बुआ जी ने हालत को मद्देनजर रखते हुए अपने आप से ही कहा, यही सही मौका है, मुझे और रतन को इस सब से बाहर निकल जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जरूर कोई बड़ी बात हुई है, वरना रोहन कोहली उन लोगों में से नहीं है जो कि अपने पैसे वापस मांगने के लिए यहाँ आ जाए। कल रात जो लाइव स्ट्रीमिंग बंद हुआ था, उसके बाद कुछ तो हुआ है, और अगर कुछ नहीं भी हुआ होगा तो भी कल रात ये बात तो पूरे शहर के सामने आ ही गई है कि मैंने और भाभी ने मिलकर अपने ही घर की बेटी को कुछ पैसों के लिए बेच दिया। अगर इस बात का पता पापा जी को लग गया तो वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरी जान ही ले लेंगे। एक बार के लिए मैं उनकी बातें मान भी जाऊं, लेकिन बात अगर पुलिस तक पहुंच गई तो मुझे डर है कि कहीं मेरे पहले किए हुए कांड भी बाहर ना आ जाए। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। आज ही मुझे रतन को लेकर यहाँ से निकलना पड़ेगा, और जितने पैसे मेरे पास है उसमें मैं और रतन कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड भी हो सकते हैं। हाँ, ऐसा ही करती हूँ। मिसेस यामिनी गिल ने देखा कि सीमा बुआ जी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, इसलिए उन्होंने अपनी ननंद के चेहरे के सामने हाथ हिलाया। एकदम से सीमा बुआ जी अपने सेंसस में लौट आई। उन्होंने फिर मिसेस यामिनी गिल से कहा, भाभी देखिए, मुझे लगता है कि अब आपको भी हार मान लेनी चाहिए। आहान जैसा भी है आपकी इज्जत करता है, आपकी बात भी मानता है।
एक काम करिए, आप आहान को अपना लीजिए, कम से कम आपको आहान की वजह से अपनी बेटी वापस मिल जाएगी। अपनी ये बात कहते हुए सीमा बुआ जी अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई। मिसेस यामिनी गिल ने ये बात नोटिस की कि उनकी ननंद की हमेशा की राय में और आज कही हुई इस बात में जमीन आसमान का फर्क था। अब तक सीमा बुआ जी ने आहान से बेतहाशा नफरत ही की थी, मगर आज वो आहान को अपनाने का सजेशन दे रही थी। इस बात को हजम करना मिसेस यामिनी गिल के लिए बहुत ही मुश्किल बात थी। उन्होंने एक गहरी सांस लेकर सीमा बुआ जी के पीछे पीछे जाना शुरू किया और बोली, सीमा दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही है? क्या आप भूल गई है कि इतना से रायता हमने सिर्फ आहान को अपनी और शनाया की जिंदगी से निकालने के लिए फैलाया था, और अब आप कह रही है कि मैं उसे घर में वापस बुला लूं। इस पॉइंट पर सीमा बुआ जी अपना और अपने बेटे का सामान पैक कर रही थी। उन्होंने अपना काम जारी रखते हुए मिसेस यामिनी गिल से कहा, भाभी, अब वक्त आ गया है कि हम सच्चाई से भागना बंद कर दें, और सच्चाई ये है कि हमारी शनाया को आहान से प्यार हो गया है। क्या कल आपने नहीं देखा किस तरह शनाया ने जमाने की परवाह किए बिना आहान को चुम लिया था? हम जो कुछ भी कर रहे थे सिर्फ शनाया की खुशी के लिए ही तो कर रहे थे। अगर शनाया उस आहान के साथ खुश है तो हमें भी बच्चों की खुशी के खुश हो जाना चाहिए। सीमा बुआ जी की इस बात को सुनने के बाद तो मिसेस यामिनी गिल का सर चकराने लगा था। वो आहान के सामने घुटने टिकाने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती थी। एकदम से मिसेस यामिनी गिल ने देखा कि सीमा बुआ जी हाथ में अपनी सूटकेस लेकर कमरे से बाहर निकल रही थी। इस पॉइंट पर मिसेस यामिनी गिल कंफ्यूज हो गई और उन्होंने अपनी ननंद से सवाल करते हुए कहा, सीमा दीदी, आप कहाँ जा रही हैं, और वो भी सामान लेकर? क्या आप? मिसेस यामिनी गिल ने अपनी बात को बीच में ही रोक दिया। क्या सच में ये बला खुद ब खुद उनके घर से जा रही थी? मिसेस यामिनी गिल ने कभी भी इस दिन को देखने की उम्मीद नहीं की थी। सीमा बुआ जी ने मन ही मन में कहा, ये भाभी बेवकूफ है। ये जानने के बाद भी कि रोहन कोहली जैसे पावरफुल इंसान ने आहान के सामने हार मान ली है, भाभी की समझ में कुछ नहीं आ रहा। या ताए वो आहान कोई बहुत ही पहुंची हुई चीज है, या फिर जैसा कि माँ कहा करती थी, प्यार में बहुत ताकत होती है कि पैसे के सामने भी नहीं झुक रहा। लेकिन एक बात मैं अच्छे से जानती हूँ, मेरे पापा हो आहान हो या कोहली खानदान, मेरा यहाँ से निकलना ही मेरी जान बचाएगा। सीमा बुआ जी चालाक लोगों को भी उल्लू बनाने वाले लोगों में से थी, इसलिए उन्होंने सिंपैथी कार्ड प्ले करना का मन बना लिया और मिसेस यामिनी गिल के पास आकर उनसे बोली, भाभी, मैं अब आपको और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती, और कुछ ही दिनों में आहान और शनाया भी घर वापस आ जाएंगे, इसलिए मैं और रतन निकलते हैं, फिर कभी जल्द ही मिलेंगे। आप ख्याल रखिए। और ये कहने के बाद सीमा बुआ जी अपना सामान लेकर घर से बाहर चली गई। रतन वैसे भी बाहर ही था, इसलिए उन्होंने मिसेस यामिनी गिल का जवाब सुनने तक का इंतजार भी नहीं किया और भाग गई। सीमा बुआ जी को जाते हुए देखकर मिसेस यामिनी गिल हैरान सी खड़ी रह गई। क्या सीमा दीदी को कोई दिमागी दौरा पड़ा है? ऐसे जल्दी जल्दी में क्यों निकल गई, जैसे कोई यहाँ उनकी जान लेने आया था? जाने दो, छोड़ो, मेरी मुसीबत तो टली। मिसेस यामिनी गिल ने अपने आप से ही कहा और फिर से शनाया को कॉल करने की नाकाम कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ रात होने आई थी। पूरा दिन आहान और शनाया अपने अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। शाम को रुपल के पास हॉस्पिटल में आने के बाद शनाया ने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि क्योंकि रुपल को कोई अंदरूनी चोट नहीं लगी हुई थी तो उसे घर ले जाया जा सकता था। इसलिए आहान और शनाया ने मिलकर रुपल के डिस्चार्ज प्रोसीजर को पूरा किया और उसे घर ले आए। वैसे आज आहान को एक बात बड़ी अजीब लग रही थी कि रुपल उसके साथ इस तरह बिहेव कर रही थी जैसे कि वो आहान को अपना दोस्त मान रही थी। यहाँ तक कि अगर आहान की 7 स्टार रेस्टोरेंट के शेफ से भी अच्छा खाना पकता था तो भी रुपल उसमें कोई ना कोई खोट तो निकाल ही लेती थी, मगर आज तो हद ही हो गई थी। रुपल ने बहुत ही नॉर्मल अंदाज में आहान के खाने की तारीफ भी कर दी थी। डिनर के बाद आहान से थैंक यू भी कहा। जब शनाया रुपल को ऊपर रूम में पहुंचाने गई, आहान ने अपने आप से बात करते हुए कहा, क्या मुझे एक बार किसी अच्छे डॉक्टर से मिल लेना चाहिए? मुझे लगता है कि रुपल अभी भी ठीक नहीं है।
वैसे मैं शनाया से तो इस बारे में बात नहीं कर सकता, मगर मुझे लगता है कि इस रजत चौधरी की वजह से रुपल को या तो सर पर कोई गहरी चोट आई है या फिर किसी तरह का ट्रॉमा हो गया है। ये लड़की मेरे साथ इतने अच्छे से कब से पेश आने लगी भला। आहान को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वो बेचारा कहाँ जानता था कि अब रुपल ने भी आहान के फैन क्लब में हिस्सा ले लिया था और उसे शनाया के लिए परफेक्ट मानने लगी थी। जब आहान अपने इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था, शनाया अपना ब्लैक कलर का नाइट सूट पहने सीढ़ियों से नीचे आई। उसने देखा कि आहान परेशान लग रहा था तो शनाया अपने हबी के पास जाकर शनाया बैठ गई और बोली, हबी क्या बात है, टेंस लग रहे हो। शनाया की बात सुनते ही आहान ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए, आज आप सोने की बजाय यहाँ नीचे क्या कर रही है? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? आहान का सवाल सुनकर शनाया नर्वस होने लगी। उसने ब्लश करते हुए धीमी आवाज में कहा, आहान मेरा मतलब अभी वो क्या बात है ना? वो, तुम्हें तो पता ही है कि रुपल को कितनी बुरी तरह से चोट लगी है। शनाया ये कहकर बीच में ही रुक गई। आहान ने क्यूरियस होते हुए कहा, हाँ, क्या रुपल को ठीक नहीं लग रहा? क्या हमें डॉक्टर को कॉल करनी चाहिए? आहान को परेशान होते हुए देखकर शनाया ने कहा, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि मेरी वजह से रुपल की नींद डिस्टर्ब ना हो जाए, मैंने उससे कहा कि आज रात से मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। क्या क्या ये ठीक रहेगा? इतनी घुमा फिरा कर बात करने के बाद आहान समझ गया कि उसकी वाइफ किस तरफ इशारा कर रही थी। आहान ने फिर कैजुअल अंदाज में कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है। अपनी बात कहने के बाद आहान ने मन ही मन में कहा, ये शनाया भी ना, इन्हें मेरे साथ फ्रैंकली बात करने में इतनी शर्म क्यों आती है? मैं तो इन्हीं का हूँ। आहान को खामोश होते हुए देखकर शनाया को कुछ याद आया और उसने एकदम से आहान की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखना शुरू किया। आहान ने देखा कि उसकी वाइफ की आंखें किसी छोटे बच्चे की तरह हो गई थी जो किसी भी वक्त जिद करना शुरू करने वाला था। इसलिए आहान ने वक्त गवाए बिना अपनी वाइफ से पूछा, क्या बात है शनाया, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है? क्या कुछ हुआ है? शनाया को इसी सवाल का तो इंतजार था। उसने अगले ही पल आहान का हाथ पकड़कर उससे कहा, हबी मुझे तुमसे कुछ चाहिए, तुम मना तो नहीं करोगे ना? आहान, वो आज रात से मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। क्या क्या ये ठीक रहेगा? इतनी घुमा फिरा कर बात करने के बाद आहान समझ गया कि उसकी वाइफ किस तरफ इशारा कर रही थी। आहान ने फिर कैजुअल अंदाज में कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है। अपनी बात कहने के बाद आहान ने मन ही मन में कहा, ये शनाया भी ना, इन्हें मेरे साथ फ्रैंकली बात करने में इतनी शर्म क्यों आती है? मैं तो इन्हीं का हूँ। आहान को खामोश होते हुए देखकर शनाया को कुछ याद आया और उसने एकदम से आहान की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखना शुरू किया। आहान ने देखा कि उसकी वाइफ की आंखें किसी छोटे बच्चे की तरह हो गई थी जो किसी भी वक्त जिद करना शुरू करने वाला था। इसलिए आहान ने वक्त गवाए बिना पूछा, क्या बात है शनाया, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है? क्या कुछ हुआ है? शनाया को इसी सवाल का तो इंतजार था। उसने अगले ही पल आहान का हाथ पकड़कर उससे कहा, हबी, मुझे तुमसे कुछ चाहिए, तुम मना तो नहीं करोगे ना? शनाया ने इस तरह कहा था कि आहान चाहकर भी मना ना कर पाता, और वैसे भी आहान ने अपने आप से बहुत पहले ही एक वादा कर लिया था कि उसे शनाया को हमेशा ही खुश रखना था। इसलिए आहान ने अपनी बीवी से एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ कहिए शनाया, क्या बात है? आप मुझसे क्या चाहती है? आपकी विश पूरी करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। आहान समझ नहीं पा रहा था कि शनाया किस डायरेक्शन में बात कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने बहुत ही पेशेंस के साथ अपनी वाइफ की बात सुनना जारी रखा। शनाया अभी भी अपनी बातें घुमा फिरा कर कह रही थी, हबी वो मैं कहीं जाना चाहती हूँ, मैं मनाली जाना चाहती हूँ नेक्स्ट वीक। शनाया ने जब तक अपनी बात पूरी की उसकी आवाज इतनी धीमी हो गई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मक्खी गुनगुना रही थी, लेकिन आहान अपनी बीवी की बात समझ गया। उसने फिर एक एक छोटी सी स्माइल के शनाया से कहा, शनाया अगर आप जाना चाहती है तो आपको मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, आप कब जाना है ये बता दीजिए, मैं आपके लिए टैक्सी बुक की दूंगा। आहान ने बहुत ही आसानी से हामी भर दी थी, लेकिन शनाया खुश नहीं लग रही थी।
उसने आहान से पूछा, हबी क्या तुम्हें मुझसे सवाल नहीं करने चाहिए कि मैं क्यों जा रही हूँ? क्या वजह है? शनाया को समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस तरह के पजेसिव हस्बैंड्स टीवी सीरियल्स और फिल्मों में दिखाते थे उनके अंदर की एक भी क्वालिटी आहान में क्यों नहीं थी। इस पॉइंट पर आहान कंफ्यूज हो गया। उसने शनाया की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, शनाया को क्या हो गया है? पहले जब मैं सवाल करता था तो इन्हें दिक्कत थी। इन्हें लगता था कि मैं बॉस ही हूँ, लेकिन आज शनाया खुद चाहती है कि मैं इनसे सवाल पूछूं। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब जब शनाया चाहती थी कि आहान उससे सवाल जवाब करे तो आहान ने उससे पूछा, शनाया आप कहाँ जा रही है? आपको मनाली क्यों जाना है? जैसे ही शनाया ने आहान की कही ये बात सुनी वो एक्साइटेड लगने लगी। शनाया ने अपनी चमकती आंखों से आहान की तरफ देखा और बोली, हबी वो अगले हफ्ते मनाली में मेरा स्कूल रियूनियन है। मेरे सारे पुराने दोस्त क्लासमेट्स वहाँ होंगे, इसीलिए मैं और रुपल साथ में मनाली जा रहे हैं। आहान को ये जानकर अच्छा लगा। फाइनली शनाया को फैमिली मैटर और काम से थोड़ी फुर्सत मिल रही थी और दोस्तों से मिलने के बहाने शनाया को रिलैक्स करने का मौका मिलने वाला था। इस बात से आहान को राहत मिल रही थी। उसने शनाया से कहा, अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। आपको जरूर जाना चाहिए और जाकर बहुत मजे भी करने चाहिए। आहान की बात सुनने के बाद एक बार फिर से शनाया के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। इस बार आहान ने खुद ही पूछा, शनाया अब क्या बात है? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? आहान की बात सुनने के बाद शनाया ने तुरंत उससे कहा, हबी तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? तुम्हें मुझसे ये पूछना चाहिए कि बेबी क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? बजाय इसके कि मेरे साथ मनाली आओ तुम हो कि मुझे अकेले जाने के लिए कह रहे हो। शनाया की ये बात आहान को पूरी तरह से हैरान कर चुकी थी। आहान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शनाया कभी खुद उससे आने का कहेगी। आहान ने एक बार कंफर्म करने के लिए पूछा, शनाया क्या आप सच में चाहती है कि मैं आपके साथ आपके स्कूल रियूनियन पर आऊं? शनाया ने बिना कुछ कहे बस हाँ में अपना सर हिला दिया। आहान को आज एक अलग ही तरह की खुशी महसूस हो रही थी। आहान ने भी एक्साइटेड होकर शनाया से कहा, ठीक है फिर मैं कल ही अगले हफ्ते की छुट्टियों के लिए अप्लाई कर देता हूँ। आखिरकार शनाया का मकसद पूरा हो गया। वो अपने सारे दोस्तों के सामने आहान के साथ शो ऑफ करना चाहती थी। आहान जितना हैंडसम लड़का तो शायद ही पूरे शिमला में होता। इसलिए शनाया ने फैसला कर लिया था कि इस बार वो आहान के साथ ही मनाली जाएगी, और इतना ही नहीं वो तो आहान के साथ मनाली घूमना भी चाहती थी। आहान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे इस बात की खुशी थी कि अब शनाया को आहान की शर्म नहीं आती थी। उल्टा वो अपने दोस्तों से उसे मिलाना चाहती थी, मतलब शनाया ने पूरे दिल से आहान को अपना हस्बैंड मान लिया था। आहान ने फिर शनाया से इंटेंस होकर कहा, बेबी मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या आप मेरी विश पूरी कर सकती है? इस पॉइंट पर शनाया को अलग सा महसूस हो रहा था। शनाया को एक तो इस बात की खुशी थी कि आहान ने उसे दूसरी बार बेबी कहकर बुलाया था। उस वर्ड को सुनते ही शनाया को बटरफ्लाइज महसूस होने लगी थी, और दूसरी बात तो ये थी कि आहान उससे कुछ मांग रहा था। शनाया ने तुरंत हाँ में सर हिला दिया और बोली, कहो हबी क्या बात है? आहान ने शनाया के हाथ पकड़ लिए और कहा, बेबी मैं चाहता हूँ कि आगे से आप मुझसे अपने दिल की बात कहने से हिचकिचाना बंद कर दे। आप जो चाहे मुझे से कह सकती है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने आप अपनी सारी परेशानियाँ, खुशियाँ, डाउट्स, इनसिक्योरिटी सब कुछ बिना डरे कह सके। सो अब से नो सीक्रेट्स, ओके? आहान की बात सुनकर शनाया का दिल पिघलने लगा। उसने आहान की आंखों में झांक कर देखा और उसे अश्योर करते हुए बोली, ओह हबी, प्रॉमिस, अब से नो सीक्रेट्स, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। ये कहने के बाद दोनों आहान और शनाया एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखने लगे। एकदम से शनाया को कुछ याद आया। उसने अपने हबी के हैंडसम चेहरे को निहारते हुए मन ही मन में कहा, क्या मुझे अभी ही अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देना चाहिए? वैसे भी मैंने अभी अभी ताए उससे प्रॉमिस किया है। हाँ कह देती हूँ, इतना सब होने के बाद अब मुझे ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। मैं आज अपने हबी से वो 3 मैजिकल शब्द कह दूंगी।
शनाया ने अब अपना मन बना लिया था। वो आहान से कन्फेस करने वाली थी। शनाया ने आहान से कहा, अभी मुझे तुमसे कुछ कहना है। आहान शनाया की तरफ इस तरह देखने लगा कि वो अपनी बीवी की बात सुनने का इंतजार कर रहा था। शनाया ने फिर मुस्कुराते हुए अपना मुंह तो खोला, मगर आहान और शनाया ने अलग ही 3 शब्द सुने, और वो 3 शब्द प्यार के इजहार के तो नहीं थी। उन्होंने सुना था, अबे दरवाजा खोल। इस डिस्टरबेंस से आहान और शनाया दंग रह गए। रात के इस समय कोई रुपल के घर कर दरवाजे पर इस तरह की बातें कहकर कैसे चिल्ला सकता था। आहान ने शनाया से कहा, आप यही रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। शनाया ने डरते हुए बस हाँ में अपना सर हिला दिया। आहान ने जाकर दरवाजा खोला तो बाहर कुछ गुंडे खड़े थे। आहान ने पैनी नजरों से उनकी तरफ देखा और उन सब से सवाल करते हुए कहा, तुम सब कौन हो और इतनी देर रात को यहाँ क्या कर रहे हो? आहान ने बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा था, मगर किसे पता था कि उन गुंडों को आहान से क्या प्रॉब्लम थे। बजाय इसके कि वो सारे गुंडे आहान के सवाल का जवाब देते, उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हॉकी स्टिक की तरफ इशारा करते हुए आहान से कहा, चल बे निकल, हम लोग को तेरे से कोई बात नहीं करनी है। जाकर रुपल गुप्ता को बुला कर ला, हम सबको उसी से काम है। आहान ने जैसे ही रुपल का नाम सुना, उसके दिमाग में लॉजिक का कैलकुलेशन शुरू हो गया। वो बहुत स्मार्ट था। आहान ने अपने सामने खड़े गुंडों की तरफ ध्यान से देखा और उनके हुलियों को एनालाइज करते हुए मन ही मन में कहा, इन सबको देखकर ये पता करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि ये सब इतनी देर रात यहाँ पर रुपल को किडनैप करने आए हैं। जरूर रुपल की कोई कमजोरी होगी, वरना कोई भी गुंडा इस तरह घर पर आकर उसे बकायदा साथ में नहीं ले जाता। जितना मुझे पता है, या तो इन गुंडों को रोहन कोहली ने भेजा होगा या फिर उस आदमी ने जिसने कल रात रुपल के साथ जबरदस्ती की थी। मेरा अंदाजा ये कहता है कि कल रात कार्तिक कोहली ने रोहन को मेरी असलियत के बारे में बता ही दिया होगा। तो ये जानने के बाद भी कि मैं और शनाया रुपल के घर पर रह रहे हैं, रोहन ऐसा कदम नहीं उठाएगा, मतलब ये आदमी। जब आहान इसी सब के बारे में सोच रहा था, सामने खड़े गुंडों में से एक ने आहान से गुस्से भरे अंदाज में कहा, क्यों बे, तेरी नींद अब तक उड़ी नहीं क्या? या फिर हम लोगों को देखकर तेरे को सांप सूंघ गया है? चल चल जल्दी से जाकर उस रुपल को बुला कर ला, वरना हम लोगों को तेरे ऊपर हाथ उठाना पड़ेगा। जैसे ही आहान उस गुंडे की कही ये बात सुनी, आहान के चेहरे का रंग बदल गया। आहान ने नॉर्मल पेश आते हुए उन गुंडों से पूछा, तुम सब कौन हो और तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है? आहान का सवाल सुनकर वो गुंडे इरिटेट हो गए। आहान के सामने इस वक्त 4 गुंडे खड़े थे और वो इस पॉइंट पर चिढ़कर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उन सब ने गुस्से भरी निगाहों से आहान की तरफ देखा और उन सब में से एक ने आगे आकर आहान का कॉलर पकड़ लिया। उस गुंडे ने अग्रेसिव होते हुए आहान से कहा, तू ज्यादा मच क्यों कर रहेला है? जितना बोला उतना करने का ना। लेकिन नहीं, तेरे को अपन लोग के दिमाग का दही करने का था, रुक, तेरे को अभी मजा चखाते हैं। कुछ देर पहले जब आहान दरवाजे पर गया, शनाया भी जल्दी से अपने कमरे में गई और एक लंबा जैकेट पहनने लगी। जब रुपल ने देखा कि शनाया कपड़े बदल रही थी तो उसने शनाया से पूछा, शनाया इतनी रात कहाँ जा रही हो? क्या कुछ हुआ है? शनाया पहले ही परेशान थी। जिस तरह की आवाज आई थी उसके बाद वो आहान के लिए डर गई थी। रुपल का सवाल सुनकर शनाया ने रुपल से जल्दबाजी में कहा, रुपल, वो मुझे लगता है कि नीचे कुछ गुंडे आए हुए हैं, मैं जाकर देखती हूँ, कहीं वो सब मिलकर आहान को कुछ करना दे। अपनी बात कहने के बाद शनाया जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। रुपल भी डर गई। उसने अपने आप से ही कहा, अगर मेरे घर पर गुंडे आए हुए हैं तो ये सब जरूर उस रजत चौधरी का किया धरा होगा। ओ नो, कहीं मेरी वजह से आहान को और शनाया को कुछ हो ना जाए। ये सोचने के बाद रुपल जल्दी से बिस्तर से बाहर निकली और नीचे जाने लगी। वो जब एक एक सीधी नीचे उतर रही थी, रुपल ने शनाया की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी। शनाया ने चीखते हुए कहा था, आहान। जैसे ही रुपल ने ये आवाज सुनी, उसकी घबराहट का ठिकाना नहीं रहा और वो भागते हुए नीचे पहुंची। उसके बाद रुपल ने जो देखा उसे देखकर रुपल और शनाया के होश उड़ गए थे।
रूपल जब एक एक सीढ़ी नीचे उतर रही थी, उसने शनाया की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी। आहान। जैसे ही रूपल ने ये आवाज सुनी, उसकी घबराहट का ठिकाना नहीं रहा और वो भागते हुए नीचे पहुंची। उसके बाद रूपल ने जो देखा, उसे देखकर रूपल और शनाया के होश उड़ गए थे। जब शनाया ने जोर से चीखकर आहान का नाम पुकारा था, वो देख रही थी कि कोई आदमी आहान के सर पर हॉकी स्टिक से वार करने वाला था। शनाया ने घबराकर आहान को पीछे हटने के लिए उसे सावधान किया था, मगर आगे जो हुआ वो कुछ और ही था। शनाया और रूपल ने देखा कि जिस गुंडे ने अपनी हॉकी स्टिक आहान की तरफ बढ़ाई थी, आहान ने उस गुंडे का हाथ मोड़कर 1 सेकंड के अंदर अंदर उसे जमीन पर लिटा दिया था। अगले ही पल वो जख्मी गुंडा जोर से कराहते हुए रो रहा था। ये नजारा देखकर शनाया और रूपल जमे से रह गए। शनाया ने तो आहान को लड़ते हुए देखा था, लेकिन हर बार शनाया का हबी उसे सरप्राइज कर देता था। और रही बात रूपल की, तो उसने पहले ही आहान के विकी भाई को पीटने की बात को एक्सपेक्ट कर रखा था, लेकिन ये नजारा देखने के बाद रूपल हैरान थी। अब जब आहान ने उन गुंडों के एक साथी को धूल चटा दी थी, तो बाकी सब भी एक एक करके आहान पर अटैक करने लगे। लेकिन आहान उसके फाइटिंग स्किल्स जिस लेवल पर थे, उसके बाद शायद ही वो चारों मिलकर आहान का बाल भी बांका कर पाते। जब आहान का ये फाइटिंग सीक्वेंस चल रहा था, शनाया और रूपल अपनी पलकें झपकाए बिना ये सीन देख रही थी। शनाया ने आहान की तरफ देखते हुए रूपल से कहा, यार रूपल, मेरा हबी कितना हैंडसम लग रहा है यार। सेम टू सेम किसी साउथ इंडियन फिल्म के एक्शन हीरो के जैसा लगा रहा है। मुझे तो लगता है मैं जल्द ही आहान को फिल्मों में काम करने के लिए मना लूंगी। देख लेना, जिस लड़के को तुम भली बुरी बातें सुनाया करती थी ना, वो बहुत बड़ा सुपरस्टार होगा। आहान की तारीफ करने में शनाया इतनी खो गई थी कि उसका रूपल की तरफ कोई ध्यान नहीं था। उसे कहा पता था कि शनाया की कही किसी भी बात पर रूपल का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। रूपल बहुत ही बोल्ड लड़की थी, जिसे ऐसे एक्शन सीन्स बहुत पसंद आते थे, लेकिन बात बस इतनी सी थी कि रूपल का ध्यान मारने वाले पर नहीं जाता था। रूपल को तो मार खाने वालों को देखकर मजे आते थे। उसने शनाया की बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपना ओपिनियन देते हुए कहा, शनाया देखो तो उस ब्लैक शर्ट वाले मोटे को तो ऐसे मारा है कि जरूर उसकी 1-2 हड्डियां टूटी गई होंगी, और वो ब्लू शर्ट वाला देखो, उसकी आंख कैसे काली हो गई है। वाह यार, इन लोगों की ऐसे धुलाई होते हुए देखकर मुझे बड़ा सुकून आ रहा है। सारा फ्रस्ट्रेशन 1 सेकंड में गायब हो गया है। मुझे तो अब लगने लगा है कि होना मूड ठीक रखने के लिए मुझे रोज इसी तरह की मारपीट एक्शन देखते रहना चाहिए। रूपल के चेहरे को देखकर ये बात कोई भी बता सकता था कि वो अपने सामने के इस सीन को कितना एंजॉय कर रही थी। कुछ देर उन गुंडों को पीटने के बाद आहान रुक गया। उसने नीचे झुककर उस गुंडे की तरफ देखा जिसने सबसे पहले आहान का कॉलर पकड़ा था। आहान ने फिर उस गुंडे का कॉलर पकड़ा और उससे सवाल करते हुए कहा, अब तुम बताओगे कि तुम सब कौन हो और तुम्हें किसने भेजा है, या फिर मैं तुम लोगों को और थोड़ा मजा चखाऊं। आहान का ये सवाल सुनने के बाद पीछे खड़ी रूपल और शनाया भी उसके पास आ गई। उन दोनों ने अब तक इस फाइट को बहुत एंजॉय कर लिया था, लेकिन अब बात सीरियस पॉइंट पर आ गई थी। अगर आज आहान यहाँ ना होता, तो शायद शनाया और रूपल को कुछ हो जाता। वो दोनों तो चाहकर भी अपने आप को ऐसे खतरनाक गुंडों से बचा नहीं पाती, इसलिए दोनों भी सीरियस होकर उस गुंडे के जवाब का इंतजार करने लगी। आहान का सवाल सुनते ही उस गुंडे ने एक गहरी सांस ली और आहान से कहा, भाई वो हम लोगों को मनाली से बुलाया था। वो चाहते थे कि इस पते पर आकर हम रूपल गुप्ता को अपने साथ मनाली ले जाए। आपसे उलझने का हम लोग का कोई भी मकसद नहीं था भाई। हम लोग को जाने दो भाई। हम आगे से किसी को तंग नहीं करेंगे और आपको तो बिल्कुल भी नहीं। और जिस आदमी ने हमें यहाँ भेजा है उसका नाम मैं आपको नहीं बता सकता। वो हमारे धंधे के असूल के खिलाफ है। आज 1 ही घंटे के अंदर अंदर आहान ने दूसरी बात मनाली का जिक्र सुना था, लेकिन ये बात थोड़ी ज्यादा ही सीरियस थी। जब रूपल ने अपना नाम सुना तो उसका डर सही साबित हुआ। वो जानती थी कि जरूर ये सब रजत चौधरी का किया धरा था। आहान उस गुंडे से आगे एक सवाल करने ही वाला था कि रूपल ने पैनिक करते हुए जल्दबाजी में कर गुंडे से पूछा, मनाली से तू
तुम सबको यहाँ किसने भेजा है? वैसे तो ये बात जाहिर थी कि वो गुंडा इस बात का जवाब नहीं देना चाहता था और ये बात आहान एक नज़र में ही समझ गया था। आहान ने उस गुंडे की तरफ घूर कर देखा और उससे कहा, तुम बता रहे हो या फिर मैं? आहान ने जानबूझकर उसे डराने के लिए अपनी बात को बीच में ही रोका था। वो जानता था कि अब वो गुंडा ज्यादा देर तक अपना मुंह बंद नहीं रख पाता और ऐसा ही हुआ। आहान का माइंड गेम कामयाब हो गया। उस गुंडे ने घबराते हुए कहा, हाँ हाँ भाई बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। उसका नाम रजत चौधरी है। वो हमारे मनाली के बहुत ही जाने माने बिजनेसमैन है। उन्होंने ही हमें ये करने के पैसे दिए थे। हमारे बाकी के साथी प्लाजा बाग गए हुए हैं किसी विकी भाई को पकड़ने के लिए और उन सबके पास गन भी है। मेरे को बस इतना ही पता है जितना मैं जानता था, आपको बता डाला, अब मेरे को कुछ नहीं पता। उस गुंडे ने रोते हुए कहा। जब रुपल ने ये नाम सुना उसके चेहरे पर बिल्कुल भी कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि वो इस तरह नजर आ रही थी जैसे वो बस कंफर्म करना चाहती थी। आहान ने उस आदमी से कहा, ठीक है जाओ अपने साथियों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। आहान की बात सुनते ही उस आदमी की जान में जान आ गई। उसने बहुत ताकत लगाई और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उस गुंडे ने एक एक करके अपने साथियों को उठने में मदद की और चारों लोग अपनी जान बचाकर भाग गए। आहान ने फिर जल्दी से अपने मोबाइल में एक नंबर डायल किया। वो फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा था। आहान ने फिर एक दूसरे नंबर पर कॉल की, तो जल्दी से कॉल को उठा लिया गया। आहान ने परेशान लगते हुए कहा, रॉकी तुम कहाँ हो? और विक्की भाई, वो कहाँ है? आहान का सवाल सुनकर रॉकी ने वक्त गवाए बिना उससे कहा, आहान भाई वो मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था। वापस आकर देखा तो विक्की भाई गायब थे और बाकी सबको बहुत पीटा गया था। आहान भाई मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आहान ने फिर कुछ सोचा और रॉकी से कहा, रॉकी एक काम करो, रजत चौधरी नाम के एक आदमी की सारी इंफॉर्मेशन निकालो, मेरे ख्याल से वो इस वक्त मनाली में है। मुझे पता चला है कि उसने ही विक्की भाई को किडनैप किया है। आहान की बात सुनकर रॉकी ने तुरंत हाँ में जवाब दिया। आहान ने फिर रॉकी से कहा, मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, जल्द से जल्द तुम यहाँ आ जाओ, अपने साथ ज्यादा आदमियों को मत लाना। हम साथ में मनाली चलते हैं और विक्की भाई को बचा लेते हैं। आहान की बात सुनकर रॉकी ने शुक्रगुजार होते हुए कहा, आहान भाई आपको इतना बड़ा खतरा मोल लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे। आहान जानता था कि ये सब विक्की भाई के साथ इसलिए हो रहा था क्योंकि विक्की भाई ने आहान कदे मदद की थी। आहान ऐसे समय पर विक्की भाई की जान को खतरे में नहीं डाल सकता था। भले ही वो कोई गलत काम करने वाला इंसान था, मगर आहान अपनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। इस वजह से उसने रॉकी को इंसिस्ट करते हुए कहा, नहीं मैं साथ में आ रहा हूँ, जल्दी पहुंचो। अपनी बात कहने के बाद आहान ने रॉकी के किसी जवाब का इंतजार किए बिना ही कॉल काट दिया। जैसे ही आहान ने मोबाइल को अपने कान से हटाया, शनाया ने उसे पूछा, अभी क्या हुआ है? क्या विक्की भाई किसी खतरे में है? आहान ने हाँ में सर हिला दिया और शनाया को समझाते हुए कहा, शनाया देखिए मुझे मनाली जाना होगा। वो आदमी भाई के साथ कुछ करे इससे पहले मुझे उसे बचाना होगा। जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा अपना और रुपल का ध्यान रखिएगा। रॉकी से कहकर मैं कुछ आदमियों को आपकी सिक्योरिटी के लिए रुकने का कह दूंगा। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो उनसे कह दीजिएगा और कुछ ही हो जाए मुझे कॉल के दीजिएगा। आहान की बातें सुनकर शनाया को घबराहट होने लगी थी। शनाया को अपनी चिंता नहीं थी। वो जानती थी कि आहान के होते हुए उसे कुछ भी नहीं हो सकता था, लेकिन कुछ जो बात शनाया को परेशान कर रही थी वो तो आहान की सेफ्टी। शनाया ने आहान के हाथ को पकड़कर कहा, हबी डोंट वरी, मैं और रुपल यहाँ सेफ रहेंगे, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन तुम भी अपना ख्याल रखना, किसी मुसीबत में मत फंस जाना, ओके? ये बात सुनकर आहान ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ में अपना सर हिला लिया। शनाया ने फिर आहान को गले लगा लिया और बोली, हबी तुम ठीक तो हो ना? इस फाइट में कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? आहान ने शनाया के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। जब आहान और शनाया अपनी ही बातों में लगे हुए थे, रुपल ने अपनी नम आंखों से आहान की तरफ देखा और बोली,
आई एम सॉरी आहान। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर कल मैंने शनाया को वो मैसेज सेंड ना किया होता तो ये सब नहीं होता। रुपल की आवाज की गिल्ट साफ साफ झलक रही थी। शनाया ने रुपल से कहा, रुपल ये तुम क्या कह रही हो? अगर तुमने मुझे मैसेज ना किया होता तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाता। ऐसी बातें मत करो। शनाया की बात सुनने के बाद आहान ने भी कहा, हाँ रुपल, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस सब का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं सब संभाल लूंगा, और वैसे भी तुम इतनी इमोशनल अच्छी नहीं लगती। रुपल तुम ना मुझे डांट लगाती रहा करो, वो तुम्हें ज्यादा सूट करता है। आहान के आखिरी शब्द सुनने के बाद रुपल हंसने लगी। उसने आहान से कहा, ठीक है जीजू, आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। रुपल ने तो ये बात नॉर्मली कही थी, लेकिन आहान और शनाया ने जब जीजू सुना तो दोनों के होश ही उड़ गए। आहान को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। 3 सालों में आज पहली बार रुपल ने आहान को जीजू कहकर बुलाया था। आहान ने भी हंसकर रुपल की तरफ देखा। थोड़ी ही देर में रॉकी अपने आदमियों के साथ रुपल के घर आ गया। आहान जाने के लिए तैयार था। जाते हुए आहान ने मिस्टर विक्रम को कॉल करके कुछ लोगों को शनाया और रुपल की सिक्योरिटी के लिए बुला लिया। आहान ने फिर शनाया और रुपल से कहा, आप दोनों ख्याल रखिए। अगले हफ्ते साथ में मनाली आ जाइएगा, मैं आपको वहीं मिलूंगा। रुपल और शनाया ने आहान की बात पर हामी भर दी। आहान बाहर जाने लगा। अपने हबी को जाते हुए देख के शनाया के दिल में नरमी छा गई। शनाया ने फिर कुछ सोचा और अपने आप से ही बोली, मैं आहान से आज अपनी फीलिंग्स का इजहार करने वाली थी, लेकिन बात आधी ही रह गई। आहान को जाते हुए देखकर मुझे अजीब सा लग रहा है। नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। आज तो मैं आहान से अपने दिल की बात कहकर रहूंगी। शनाया ने अब अपना मन पक्का के लिया था। उसने फिर भाग कर जाते हुए आहान को अप्रोच किया और बोली, आहान, वो मुझे कुछ कहना है। हबी, आए। मैं हार नहीं मान सकती। आज तो मैं आहान से अपने दिल की बात कहकर रहूंगी। शनाया ने अब अपना मन पक्का कर लिया था। उसने फिर भाग कर जाते हुए आहान को अप्रोच किया और बोली, आहान, वो मुझे कुछ कहना है। हबी, आई विल मिस यू। शनाया ने अपनी फीलिंग्स की बात को टालकर यह बात बोली। शनाया की बात सुनकर आहान को बहुत अच्छा लगा। उसने मुस्कुराते हुए शनाया की बात का जवाब दिया, आई विल मिस यू टू। अपना ख्याल रखिएगा। उसने इतना कहा और रॉकी के साथ बाहर चला गया। आहान और रॉकी ने डिसाइड किया कि वो मनाली टॉय ट्रेन से जाएंगे। दोनों जल्दी से स्टेशन पहुंचे और टिकट लेकर ट्रेन में चले गए। आहान खिड़की की तरफ और रॉकी उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। आहान 3 साल से शिमला के बाहर नहीं गया था। खिड़की के बाहर देखते देखते उसके मन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे। वो शनाया को बहुत मिस कर करा था। कुछ दिनों से शनाया और उसके बीच बहुत नजदीकियां आ गई थी। मैं यहाँ होके भी यहाँ नहीं हूँ शनाया। वो ट्रेन में होके भी यहाँ नहीं था, क्योंकि उसके दिल और दिमाग पर सिर्फ शनाया के साथ बिताया हुआ हर लम्हा चल रहा था। जब ट्रेन एक स्टेशन पर आकर रुकी, उनके कंपार्टमेंट में एक अधेड़ उम्र का आदमी आकर बैठा, जिसके काले रंग का सूट पहना था और जिसके अंदर से उसका पेट बाहर निकल रहा था। वो आदमी अपनी टिकट से सीट नंबर देखकर आहान की सामने वाली सीट पर बैठ गया। क्योंकि आहान और रॉकी ने बिल्कुल साधारण कपड़े पहने हुए थे, इसलिए उस आदमी ने दोनों को ज्यादा भाव नहीं दिया। कुछ ही देर बाद एक खूबसूरत लड़की जो ऊपर से नीचे तक ब्रांडेड कपड़ों में थी, उनके कंपार्टमेंट में आई। उस लड़की का नाम आलिया शर्मा था और उसने जैसे ही अपने टिकट पे सीट नंबर चेक किया, उसका मुंह बन गया। उसकी आंखों में घमंड साफ दिख रहा था। उसने सूट वाले आदमी को इग्नोर करते हुए आहान की तरफ देखा और बोली, हे यू, चेंज द सीट्स विथ मी। आहान ने उस लड़की की बात को अनसुना कर दिया और बाहर ही देखता रहा। ये देखकर वो लड़की चिढ़ गई, क्या आप में तमीज नाम की चीज नहीं है? या आपको ये नहीं पता कि लड़कियों के साथ जेंटलमैन की तरह कैसे बिहेव करते हैं? आहान फिर उस लड़की की तरफ मुड़ा और बहुत ही शांति से जवाब दिया, मुझे नहीं पता। ये सुनकर वो और भी ज्यादा चिढ़ गई। वो जैसे ही कुछ बोलने लगी, सामने बैठे उस अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, आप इतनी खूबसूरत है।
आपको ऐसे लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए। मैं आपके साथ सीट बदल लेता हूँ। आइए आप यहाँ बैठ जाइए। इतना बोलकर वो अपनी सीट से उठ गया और दूसरी तरफ जाकर बैठ गया। वो आदमी आलिया को तब से घूर रहा था जब से वो उस कंपार्टमेंट में आई थी। आलिया बहुत खूबसूरत थी। उसका चेहरा किसी परी जैसा था। आलिया एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी। उस आदमी को लग रहा था कि अगर वो चालाकी से काम लेगा तो वो आलिया को आसानी से पटा लेगा। कोई जरूरत नहीं है। आलिया उस आदमी को आहान से भी ज्यादा नापसंद करती थी। जिस तरह से वो आदमी उसे घूर रहा था वो समझ चुकी थी कि उसकी नीयत सही नहीं है। फिर तुम कहाँ बैठोगी? तुम ऐसे खड़ी तो नहीं रह सकती। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आलिया ने उस आदमी को घूरते हुए कहा। फिर वो रॉकी के सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गई। उसकी आंखें लगातार आहान को घूर रही थी जैसे कि वो उसे खा जाएगी। आहान ने ये नोटिस किया और फिर अपना चेहरा घुमाकर फिर से खिड़की के बाहर देखने लगा और आलिया की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हाँ, मेरे साथ यह सब चालाकियां काम नहीं आने वाली। तुम जैसे लड़कों को मैं अच्छे से जानती हूँ। रिजेक्ट होने के डर से पहले तो भाव नहीं देंगे और फिर खुद ही पीछे पड़ जाएंगे। देखती हूँ तुम ये कब तक करते हो। आलिया ने मन ही मन भी कुड़ते हुए कहा। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड भी था कि आहान भी ऐसा ही करेगा। मेरा नाम दीपक खन्ना है। तुम्हारा नाम क्या है? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए पूछा। शट अप, आलिया ने बिना दीपक की तरफ देखे जवाब दिया। हालांकि आलिया दीपक को इग्नोर कर रही थी फिर भी उसने बुरा नहीं माना। उसने फिर से सवाल करते हुए पूछा, क्या आप मनाली पढ़ने जा रही है? मनाली की यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। मेरी वहाँ बहुत पहचान। आपकी पहचान से मुझे कोई लेना देना नहीं है। आलिया ने इरिटेट होते हुए कहा। दीपक खन्ना ने अभी भी बात करना नहीं छोड़ा था। उसने फिर से कहा, ऐसे कैसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है? अगर हमारी दोस्ती हो जाए तो तुम्हारा ही फायदा होगा। कोई भी परेशानी हो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर कभी तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो बस मुझे फोन कर लेना। उसने अपना कार्ड देते हुए कहा। आलिया ने कार्ड लिया और बिना देखे उसे फाड़ कर फेंक दिया। आप अपने आप को समझते क्या है? आपको क्या लगता है कुछ पैसों के लिए मैं आपसे दोस्ती करूंगी? मेरे पास खुद बहुत पैसा है इसलिए मुझे आपसे लेने की जरूरत नहीं। आलिया ने दीपक की बेइज्जती करते हुए कहा। अब ये सब सुनकर दीपक भी चुप हो गया और उसने आलिया से आगे कोई बात नहीं की। उधर आहान को ये सब फनी लग रहा था। वो समझ चुका था आलिया को हमेशा उसके परिवार से पलकों पर बैठा कर रखा था। दीपक खन्ना अब अकेले बोर होने लगा तब उसने आहान से बात करने का मन बनाया। आहान को फिलहाल किसी से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए जैसे ही दीपक के साथ उसका आई कांटेक्ट हुआ उसने मुंह फेर लिया। आहान ने रॉकी की तरफ देखा और सवाल किया, हम मनाली कब तक पहुंच जाएंगे? रॉकी ने जैसे ही जवाब देना चाहा दीपक ने बीच में इंटरफियर करते हुए कहा, आप दोनों मनाली काम ढूंढने जा रहे हैं ना? रॉकी ने उसकी बात को अनसुना किया पर आहान को उसकी हरकतों पर हंसी आ रही थी। जी किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम ढूंढने जा रहे हैं, आहान ने जवाब दिया। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने के लिए तुम जैसे लोगों की ही जरूरत होती है, दीपक ने बड़े रौब से कहा। आहान कुछ बोला नहीं बस मुस्कुरा दिया। मेरी मनाली में बहुत जान पहचान है। मैं बहुत सारे कंट्रैक्टर्स को जानता हूँ। तुम मेरा नाम ले लेना तुम्हें आसानी से अच्छा काम मिल जाएगा, दीपक खन्ना ने इतराते हुए कहा। जी शुक्रिया, आहान ने जवाब दिया। दीपक खन्ना ने अपनी गर्दन हिलाई फिर कहा, पर अगर तुमने मेरा नाम कुछ गलत करने के लिए इस्तेमाल किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मेरी मनाली में बहुत पहचान है और बहुत नाम है। ऐसी धमकी सुनकर आहान मुस्कुराया फिर बोला, जी नहीं करूंगा, और फिर खिड़की के बाहर देखने लगा। आहान के जवाब सुनकर दीपक समझ गया था कि उसे उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब दीपक ने आगे कुछ नहीं बोला और अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। ट्रेन मनाली से एक स्टेशन पहले रुकी। इस स्टेशन पर बहुत लोग चढ़ गए थे। जिस कंपार्टमेंट में आहान, रॉकी, आलिया और दीपक बैठे थे वो लोगों से भर गया था।
इतने सारे लोगों के बीच पूरे कंपार्टमेंट में बहुत पसीने की बदबू आने लगी थी। उस बदबू की वजह से आहान, जिसमें बहुत धैर्य था, उसका भी मुंह बन गया था, तो फिर आलिया की हालत का तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। उसका खूबसूरत चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। वो किसी भी वक्त उल्टी कर सकती थी। अचानक से एक आदमी, जो कोई फैक्ट्री का मामूली वर्कर था, धक्का लगने की वजह से आलिया पर आकर गिर गया। यूडब्ल्यू आलिया के मुंह से निकला। उस आदमी के पसीने की बदबू से आलिया परेशान हो गई और सीधा उठकर बाथरूम की तरफ भाग गई। इस पर दीपक खन्ना ने उस वर्कर पर चिल्लाना शुरू किया, दूर हटो यहाँ से, ये कैसी गंदी बदबू है। उद्धरण चिन्ह। उस आदमी ने अपनी भाषा में माफी मांगना शुरू किया, पर दीपक कुछ सुनने को तैयार नहीं था। वो बस लगातार उस आदमी को गाली दे रहा था। ये सब देखकर आहान को बहुत गुस्सा आ गया। दीपक से खरी खोटी सुनकर उस बेचारे वर्कर का चेहरा शर्म से लाल हुआ जा रहा था। उसके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि कंपार्टमेंट बहुत छोटा था, इसलिए उसके पास माफी मांगने के सिवाय और कुछ नहीं था। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, दीपक ने गुस्से में कहा। वो पहले ही आलिया की वजह से चिढ़ा हुआ था और यह गरीब वर्कर उसकी भड़ास निकलने का सबसे अच्छा साधन था। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं जा रहा हूँ। वो वर्कर अपने लिए जगह बनाने लगा और इतने में दीपक उठा और उसको लात मारी। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अब जैसे ही वो वर्कर आगे बढ़ा, किसी ने आवाज दी, रुक जाओ। आहान कुछ कर पता उससे पहले ही रॉकी ने दीपक को पकड़कर रोक लिए। छोड़ो मुझे। दीपक रॉकी पर हाथ उठाना चाहता था, पर रॉकी बहुत हटाकटा था। वो चाह कर भी रॉकी का हाथ अपने ऊपर से हटा नहीं पा रहा था। रॉकी ने दीपक को धक्का दिया और उसका मुंह साइड टेबल पर जाकर लगा। वहां आहान था, इसलिए रॉकी रुक गया, वरना वो आज दीपक को नहीं छोड़ता। मैं बताता हूँ तुम्हें, मेरा आदमी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जैसे ही तुम मनाली स्टेशन पर उतरोगे, वह तुम्हें बहुत मारेगा, दीपक ने धमकी दी। इतने में आलिया वापस आ गई। वहां की हलचल देखकर वो समझ गई थी कि वहां जरूर कुछ कांड हुआ है। दीपक लगातार रॉकी को धमकाता रहा। ये देखकर उस फैक्ट्री वर्कर को बहुत बुरा लग रहा था। वो बोला, साहब आप इसे माफ कर दीजिए, ये नादान है, इसे कुछ पता नहीं है। ये सुनते ही दीपक ने उसके मुंह पर थूका और कहा, तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो? चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मेरे आदमी तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। जी साहब, मैं अभी तुरंत चला जाता हूँ, ये कहकर वो जाने लगा। रुक जाओ रॉकी, यह सीट इन्हें दे दो, आहान ने कहा। दीपक के ना चाहने के बावजूद आहान उस वर्कर को वहीं बैठा रहा था। जी भाई, रॉकी को ये बात अच्छे से समझे गई थी कि वो ऐसे पब्लिक में यंग मास्टर या मिस्टर आहान ऐसा कुछ न बोले, बल्कि उसे भाई ही बोलकर एड्रेस करे। नहीं, ये यहाँ नहीं बैठ सकता, आलिया ने डिस्गस्ट होते हुए तुरंत जवाब दिया। क्यों, क्या ये सीट आपकी है? आहान ने सवाल किया। इस पर आलिया चौंक गई। ये बात सच थी कि वो सीट उसकी नहीं थी, पर फिर उसने जवाब दिया, ये सीट तुम्हारी भी तो नहीं है, तुम्हारे दोस्त की है। तुम अपनी सीट दे दो, इतना ही स्मार्ट बनना है तो, लेकिन वो वर्कर मेरे सामने नहीं बैठेगा। कोई परेशानी नहीं है बेटा, मैं यही खड़ा हो जाऊंगा, उस वर्कर ने कहा। नहीं अंकल, आप आइए, यहाँ बैठ जाइए, रॉकी ने कहा और वहां से खड़ा होकर उस आदमी को अपनी सीट पर बिठा दिया। इसे यहाँ बिठाकर तुमने सही नहीं किया। अब मनाली स्टेशन पर उतरकर मेन बताता हूँ तुम्हें। दीपक खन्ना का गुस्सा बढ़ रहा था। अब अगर तुमने एक शब्द और कहा तो मैं तुम्हें इस ट्रेन से उतार फेंकूंगा। आहान का धैर्य अब खत्म हो गया था, तो उसने भी सुना दिया। लेकिन बात अब दीपक की ईगो पर आ गई थी। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, मेरी मनाली में बहुत पहचान है। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि तुम्हें कोई काम न मिले। रख लेना, और तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ भी लेना, पर अब बस अपनी जुबान बंद रखना। दोनों में काफी देर इस बात पर बहस हुई उस वर्कर को लेकर, लेकिन आखिर में आहान ने उन्हें उसी कंपार्टमेंट में बिठाकर दीपक और आलिया की बात को इग्नोर कर दिया, जिससे उन दोनों को हार माननी पड़ी और उन्हें उससे चिढ़ मच गई।
कुछ देर बाद जब दीपक खन्ना का फोन बजा तो सामने से आवाज आई, सर हम स्टेशन पहुंच गए हैं। वो कौन लड़के हैं जिन्होंने आपको परेशान करने की हिम्मत की? हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। बहुत बढ़िया, मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ, फिर तुम लोग इन लड़कों की खैर लेना। ये सुनते ही उस वकर को बहुत बुरा लगने लगा, आखिर उसी की वजह से ये सब हुआ। उसने अपनी तरफ से दीपक से रिक्वेस्ट की, साहब आप इन्हें माफ कर दीजिए, इनकी कोई गलती नहीं है, मुझे पहले ही यहाँ से चले जाना चाहिए था, बात इतनी आगे ना बढ़ती। लेकिन आहान ने उनकी बात पूरी होने से पहले ही उन्हें समझाया, अंकल आप परेशान मत होइए, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किससे माफी मांगेगा। आहान और दीपक की जब नजरें मिली तो दोनों में आक्रोश भरा था। दीपक और आहान की लड़ाई में कौन जीतने वाला था ये तो वक्त ही बताता, लेकिन उस वकर को बुरा ना लगे इसलिए आहान ने उन्हें वहां बैठने के बाद उनसे बात करने की कोशिश की। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं अंकल? आहान ने सहजता के साथ पूछा। मेरा बेटा मनाली के अस्पताल में भर्ती है, उसी के लिए मैं वहां जा रहा हूँ। उस वकर ने अपने झोले को कसकर पकड़ते हुए कहा। आहान समझ चुका था कि उस झोले में पैसे थे। बाकी सब के लिए भले ही वो छोटी रकम थी, पर उस वकर के लिए वो उसके जीवन भर की कमाई थी। उन्हें वहां बैठाने के लिए आहान के पास दो कारण थे। एक तो उसको दीपक खन्ना का उस आदमी के प्रति बर्ताव अच्छा नहीं लगा था, और दूसरा उसने देख लिया था कि ट्रेन में चढ़े कुछ और आदमियों की नजर इस वकर के झोले पर थी, तो वो समझ गया था जरूर वो इसे चुराना चाहते थे, और अगर वो चोरी हो जाती तो उस वकर के पास कुछ नहीं बचता। कुछ देर बाद जब दीपक खन्ना का फोन बजा तो उसने बड़े ही रौब से सुनाया, हाँ मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ, तुम लोग तैयार रहना इन लड़कों की खैर लेने। ये सुन के उस वकर को आहान और रॉकी के लिए डर लगने लगा था, और उसने फिर से दीपक से माफी मांगने की कोशिश की, पर आहान ने उन्हें रोक दिया। लगता है तुमने सुना नहीं, मेरे आदमी वहां पहुंच चुके हैं, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, फिर भी इतनी अकड़, दीपक ने घमंड के साथ कहा। आलिया भी आहान के एटीट्यूड को समझ नहीं पा रही थी, उसने भी सीधा सवाल किया, तुम्हारी मौत नजदीक है फिर भी ऐसा एटीट्यूड, तुमने डर नहीं लग रहा कि स्टेशन पे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? आहान ने दीपक और आलिया दोनों की इस बात को बड़े ही आराम से इग्नोर कर दिया, जैसे वाकई में उसको ना कोई डर है और ना फिक्र। आलिया ने फिर अपना फोन उठाया और अपनी मोम को इन्फॉर्म किया कि वो बस पहुंचने वाली है। मनाली में आपका स्वागत है, कृपया एक एक करके उतरे और अपने सामान का ध्यान रखें। ट्रेन के स्पीकर से आवाज आई, बेटा जल्दी जाओ, जल्दी से स्टेशन पर जाओ, वहां जरूर पुलिस होगी, उन्हें बुला लाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। उस वकर आदमी ने डरते हुए आहान और रॉकी से कहा, पुलिस? पुलिस भी तुम्हें कब तक बचाएगी? दीपक खन्ना ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। पर आहान अभी भी एकदम कूल और काम था, उसने उस वकर की मदद करते हुए कहा, अंकल आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमें कुछ नहीं होगा, आप आराम से स्टेशन पर उतर जाए, हम यहाँ का संभाल लेंगे। पर वह कुछ नहीं, आप जाए, आपका बेटा आपका हॉस्पिटल में इंतजार कर रहा होगा। इसके आगे वो वकर कुछ नहीं बोल पाया और वहां से लाचारी में निकल गया। वकर ने कंपार्टमेंट से निकलते ही दीपक ने पूछा, तुम में हिम्मत है मेरे साथ चलने की? इस बार पर आहान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझ में हिम्मत क्यों नहीं होगी तुम्हारे साथ चलने में? ये सुनकर आलिया हैरान रह गई। यह आदमी अभी भी न डरने का नाटक कर रहा था, अभी भी इतनी अकड़, मुझे उम्मीद है जब तुम मेरे आदमियों से मिलोगी तब भी इतनी अकड़ रख सको, दीपक खन्ना ने कहा। इतना कहकर वो आगे आगे चलने लगा और आहान और रॉकी दोनों उसके पीछे चल रहे थे। आलिया भी उनके पीछे पीछे गई, यह सोचकर कि अब वो वहां तमाशे का मजा लेगी। दीपक को आते देख कुछ लोग सामने से चलकर आने लगे। क्या यही वो दो लोग हैं जिन्होंने आपको परेशान किया था? दीपक के एक आदमी बंटी ने पूछा। हाँ, यही है वो दो लोग, आज इनकी जमकर धुलाई करना। ये कहकर दीपक उसकी ओर बढ़ गया और आहान और रॉकी को घूरने लगा। उन दोनों को देखकर बंटी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और सवाल किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने खन्ना सर को परेशान किया? कहाँ से आए हो तुम दोनों? शिमला से, आहान ने बिना हिचकिचाते जवाब दिया। उद्धरण, अच्छा तो तुम दोनों बेवकूफ शिमला से आए हो?
इसलिए तुमने खन्ना सर से पंगा ले लिया। अब बताओ तुमने अपने हाथ पैर में से क्या बचाना है? बंटी ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा। सब, आहान ने जवाब दिया। सब, मुझे लगता है तुम्हें उनमें से कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर बंटी ने हाथ से इशारा किया और बाकी लोग उन दोनों पर हमला करने आगे आए। जैसे ही रॉकी और दीपक के आदमी एक दूसरे पर हमला करने आगे बढ़े तभी वह भीड़ में एक हलचल होने लगी। सभी हैरान हो गए थे। लोग किसकी तस्वीरें खींच रहे थे? रॉकी और दीपक के आदमी वहां रुक गए। जब उन्होंने ने वहां का नजारा देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने ने देखा कि 5 शानदार रोल्स रॉयस कार्स वहां आ रही थी। ऐसे लग्जरी कार एक भी देखने को नसीब नहीं होती और यहाँ लाइन से 5 कार्स आ रही थी जिनमें से जो सबसे आगे थी वो ब्रांड न्यू मॉडल था। उनमें से एक गाड़ी का नंबर प्लेट ही बहुत महंगा था। सभी दंग रह गए थे। सबके दिमाग में बस एक ही सवाल था कि यह गाड़ियां किसे पिक करने आई है। बंटी को लड़ने की कोई जल्दी नहीं थी। वो लड़ बाद में भी सकता था। अभी उसे यह नजारा देखना था। उधर आलिया का मुंह बन गया। उसे लगा था कि गाड़ियां उसे पिक करने आई है पर घर पर तो एक ही रोल्स रॉयस थी जिसका नंबर प्लेट भी 8 डिजिट्स का था। वो कार उसकी तरफ ही बढ़ रही थी इसलिए अब उसे यकीन हो गया था कि यह कार उसे ही लेने आई थी। और रही बात दीपक खन्ना की तो उनकी औकात इतनी नहीं थी कि वो एक कार भी अफोर्ड कर सके। आलिया बहुत इतराते हुए कार के पास गई। जब कार रुकी तब उसमें से सूट में कुछ आदमी निकले। उनमें से किसी एक को भी आलिया ने नहीं पहचाना था। उनमें से कोई भी उसका ड्राइवर नहीं था और न ही कोई ड्राइवर जैसा लग रहा था। जब उन आदमियों ने देखा कि आलिया उन्हें देख रही है तब उनमें से एक ने कहा, आप किसे ढूंढ रही है? ये सुनकर आलिया समझ गई थी कि वो कार उसे लेने नहीं आई थी। उसने शर्मिंदगी में अपनी गर्दन झुका ली और बोली, किसी को नहीं। अभी भी सब यही सोच रहे थे कि वो कार किसे लेने आई है। जब दीपक खन्ना ने उन आदमियों को देखा तो उसने एक आदमी को पहचान लिया। वो अपनी खुशी कंट्रोल नहीं कर पाया और चिल्लाया, भाई। उनमें से एक आदमी दीपक खन्ना का भाई था। जिस पोजीशन पर दीपक अभी था वो उसके उसी कजन भाई अनिकेत खन्ना की वजह से था। अनिकेत खन्ना एमडी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट का जनरल मैनेजर था। अनिकेत खन्ना की वजह से ही दीपक को काम मिला था। उसके बिना दीपक कुछ भी नहीं था। खन्ना सर, आपका कजन भाई एमडी रियल एस्टेट में काम करता है? बंटी ने खुद को संभालते हुए पूछा। एमडी रियल एस्टेट बहुत बड़ी कंपनी थी। वो मनाली का सबसे बड़ा रियल एस्टेट बिजनेस था। उसके असेट्स काफी ज्यादा थे। वो बिजनेस वर्ल्ड में टॉप 10 में आती थी। ऐसे कंपनी में जान पहचान होना बहुत बड़ी बात थी। हाँ बिल्कुल, मेरा कजन एमडी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट का मैनेजर है। सारे प्रोजेक्ट्स पर उसके साइन चलते हैं, दीपक ने बहुत घमंड के साथ कहा। इतने समय से दोनों ने तय किया हुआ था कि वो ये बात राज रखेंगे पर आज दीपक को ये खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और उसने सब बता दिया। बंटी ने फिर कहा, क्या आप मुझे अपने कजन से मिलवाएंगे? दीपक खन्ना एक छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर था, इसलिए अब बंटी चाहता था उसकी पहचान अनिकेत से हो जाए। ये बात दीपक अच्छे से समझ गया था। उसने जवाब दिया, हाँ हाँ मिलवा दूंगा पर मुझे नहीं लगता वो तुमसे मिलेंगे। आप कोशिश तो करना। वैसे खन्ना सर आपके कजन यहाँ किसी को लेने आए हैं। क्या आप जानते हैं वो किसे लेने आए हैं? बंटी ने सवाल किया। उन सब लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग एमडी रियल एस्टेट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो एमडी रियल एस्टेट के चेयरमैन को लेने आए थे। लगता है ये लोग एमडी रियल एस्टेट के चेयरमैन को लेने आए हैं, दीपक खन्ना ने कॉन्फिडेंटली कहा। एमडी रियल एस्टेट के चेयरमैन? बंटी की आंखों में जलन थी। वो तो फोर्ब्स लिस्ट में आते हैं ना। आहान वहां खड़े होकर सब देख सुन रहा था और हंस रहा था। तुम क्यों हंस रहे हो? तुम मौत के इतने करीब हो और फिर भी हंस रहे हो। दीपक ने अपना सर हिलाया और आहान को घूरने लगा। मैं तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रहा हूँ, आहान ने सार्कास्टिकली जवाब दिया। बेवकूफ? दीपक ने गुस्से में कहा। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? तुम्हारा ये कजन एमडी रियल एस्टेट के चेयरमैन को लेने नहीं आए हैं।
आहान ने शांति से कहा। एमडी रियल एस्टेट के चेयरमैन को नहीं। इतनी सारी कार्स उन्हें लेने नहीं आई है तो फिर किसे लेने आई है? तुम्हें। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? दीपक खन्ना ने झुंझलाते हुए कहा। अगर यह कार्स चैमान को लेने नहीं आई है तो फिर किसी लेने आ सकती है। अब की न तुमने समझदारी की बात। आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। दीपक को खांसी आ गई। वो सोचने लगा यह आदमी पागल हो गया है। खन्ना सर, मुझे लगता है ये पागल हो गया है। डर के मारे ये कुछ भी बकवास कर रहा है। बंटी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। उन दोनों के कपड़े इतने खराब लग रहे थे कि अगर वो कहीं मजदूरी करने जाए तो ही गलत नहीं होगा। अच्छा, तो आपको विश्वास नहीं हो रहा कि वो मुझे ही लेने आए हैं? आहान ने कहा। अगर यह बात सच है कि यह तुम्हें लेने आए हैं तो मैं ये स्ट्रीट लैंप खा जाऊंगा। दीपक ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा। इस पर आहान को हंसी आ गई और उसने कहा, हाँ, फिर तो मुझे लगता है तुम्हारे दांत इतने मजबूत नहीं होंगे। इतने में वो सभी लोग उनकी तरफ बढ़ने लगे। उनमें से एक लंबी और बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसने अपने बालों को कास कर बंधा हुआ था और एक बहुत ही खूबसूरत सा काला ड्रेस पहना हुआ था। उसके चाम की पूरे मनाली शहर में चर्चा थी। वो और कोई नहीं, अस्मिता कपूर थी, एमडी रियल एस्टेट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उसका नाम मनाली की खूबसूरत लड़कियों में से सबसे टॉप पर आता था। वो कभी भी ऐसे पब्लिक में नहीं आती थी। पर आज ऐसा क्या हुआ है जो वो रेलवे स्टेशन पर आई है? सभी इस बात से हैरान थे और अलग अलग असम्पशंस कर रहे थे। ऐसा कौन आया है जिसको अस्मिता कपूर पिक करने आई है? क्या सच में एमडी रियल एस्टेट के चेयरमैन आए हैं? इतनी खूबसूरत लड़की को वह देखकर दीपक खन्ना अपने आप को संभल नहीं पाए और बार बार लंबी आहें भर रहे थे। वो कुछ कदम चलकर अनिकेत के पास गए और बोले, अनिकेत। अनिकेत एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो दीपक के मुकाबले काफी फिट था। दीपक को देखा उसका मुंह चढ़ गया। उसने चिढ़ते हुए कहा, दीपक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, बस दो लोग थे जो मुझे परेशान कर रहे थे, बस उन्हीं को सबक सीखने के लिए यहाँ हूँ। अच्छा, ध्यान रखना किसी की जान न चली जाए, अनिकेत ने उसे वार्न करते हुए कहा। हाँ हाँ, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। पर आप सब यहाँ, क्या आप चेयरमैन को लेने आए हैं? दीपक ने सवाल किया। नहीं, हम यहाँ किसी और को लेने आए हैं। किसी और को? अनिकेत एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो दीपक के मुकाबले काफी फिट था। जब उसने दीपक को देखा, उसका मुंह चढ़ गया। उसने चिढ़ते हुए कहा, दीपक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, बस दो लोग थे जो मुझे परेशान कर रहे थे, बस उन्हीं को सबक सिखाने के लिए यहाँ हूँ। अच्छा, ध्यान रखना किसी की जान न चली जाए, अनिकेत ने उसे वार्न करते हुए कहा। हाँ हाँ, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। पर आप सब यहाँ, क्या आप चेयरमैन को लेने आए हैं? दीपक ने सवाल किया। नहीं, हम यहाँ किसी और को लेने आए हैं। किसी और को? ये सुनकर दीपक थोड़ा चौंक गया। एक पल के लिए उसके मन में कुछ ख्याल आया, पर फिर उसने उसको इग्नोर कर दिया। दीपक को कंफ्यूज्ड देखकर अनिकेत ने सवाल किया, क्या हुआ? कुछ नहीं, दीपक ने ना में गर्दन हिलाए और हंसते हुए बोला। जिन दो लोगों ने मेरे साथ ट्रेन में बदतमीजी की थी उनमें से एक ने मुझसे कहा था कि आप उसे लेने आए हैं। कितनी फनी बात है ना? इतना कहकर दीपक ने अनिकेत की तरफ देखा जिसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, बल्कि उसकी नजर आहान की तरफ थी जो बंटी और उसके आदमियों से घिरा हुआ था। उसने आहान की तरफ इशारा करते हुए दीपक से पूछा, जिन दो लोगों की तुम बात कर रहे हो उनमें से एक ही तो नहीं है ना? उधर आहान शान से खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। अनिकेत को कांपता हुआ देखकर दीपक के चेहरे की हंसी भी गायब हो गई। जवाब दो मेरी बात का, अनिकेत ने फिर से पूछा। अनिकेत को दीपक का चेहरा देखकर अंदाजा हो गया था कि वो क्या कहना चाह रहा था और यह सोचकर उसे ज्यादा घबराहट होने लगी थी। आहान ही वो आदमी था जिसे लेने इतने सारे हाई प्रोफाइल लोग आए थे। अनिकेत, ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी के लोगों से कोई गलती हो गई हो। ये दोनों तो मनाली में काम ढूंढने आए हैं, दीपक ने खुद को संभालते हुए कहा। ये सुनते ही अनिकेत ने दीपक के गाल पर कास कर एक थप्पड़ मारा। बेवकूफ आदमी,
उधर अस्मिता कपूर आहान के सामने झुकी हुई थी। ये सब देखकर आलिया बिल्कुल हैरान थी। अस्मिता कपूर के बारे में सब जानते थे। उसके दादाजी उसे हमेशा कहते थे कि अस्मिता कपूर का बिजनेस वर्ल्ड में बहुत नाम है और वो चाहते हैं कि आलिया का भी वैसा ही नाम हो। पर अब जो आलिया देख रही थी वो बिल्कुल अलग था। बिजनेस वर्ल्ड का जाना माना नाम एक ऐसे इंसान के आगे झुकी हुई थी जिसे उसने बेकार समझा था। यंग मास्टर, सॉरी फॉर बीइंग लेट। अस्मिता एक प्रोफेशनल मैनेजर थी और साथ ही मनाली के बिजनेस की हेड भी। पर जब भी रायजादा फैमिली का वहां आएगा उसे उसका स्वागत करने जाना ही होगा। इस लिहाज से वो भी वहां एक वर्कर ही थी। कोई बात नहीं, हम भी अभी ही पहुंचे हैं, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सब देखकर बंटी, जो अब तक हल्ला मचाए हुए था, के हाथ पैर कांपने लगे थे। यंग मास्टर, ये लोग? अस्मिता बंटी और उसकी गैंग की तरफ इशारा करते हुए पूछा। अस्मिता बहुत स्मार्ट थी, इसलिए वो समझ गई थी कि वो लोग कौन थे। आहान के कुछ कहने से पहले ही बंटी उसके सामने घुटने टेककर उससे माफी मांगने लगा। सर, मुझ पर रहम कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी बूढ़ी माँ है और एक बच्चा भी है, मुझे माफ कर दीजिए। हमें यहाँ कोई तमाशा करना भी नहीं है, रॉकी ने जवाब दिया। थैंक यू यंग मास्टर, थैंक यू। इतना कहकर बंटी और उसकी गैंग वहां से चली गई। उधर दीपक और अनिकेत दोनों घबराए हुए थे। दीपक का चेहरा पसीने से तरबतर था और उसके पैर कांप रहे थे। अगर आहान उस कंपनी का चेयरमैन होता तो अनिकेत का कंट्रीब्यूशन देखकर वो शायद उसे माफ कर देता, पर आहान वहां का चेयरमैन नहीं था। उसकी पोजीशन उससे भी ऊपर थी, इसलिए उसे अनिकेत के काम से शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर दीपक, आपको वो स्ट्रीट लाइट दिख रही है? सबको इग्नोर करते हुए आहान ने दीपक से सीधा सीधा सवाल किया। दीपक को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। इतने बड़े आदमी से वो ऐसे ट्रेन में मिला और उसने उसे जॉब दिलाने तक की बात की थी। यंग मास्टर, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, मेरी इस गलती को माफ कर दीजिए। दीपक उसके सामने घुटने तक कर गिड़गिड़ाने लगा। अस्मिता मैम, मुझसे भी गलती हुई है, मुझे अपने भाई को इतना आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए था, बट प्लीज उसे नजरअंदाज कर दीजिए, आई एम सॉरी। अनिकेत जानता था उसके पास बचने का रास्ता सिर्फ एक थे, अपनी गलती पहले ही मान लेना। अस्मिता ने कुछ नहीं कहा, बस आहान की तरफ देखने लगी। उनके साथ क्या करना है उसका फैसला सिर्फ आहान कर सकता था। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, मुझे कोई तमाशा नहीं करना, आहान ने कहा। थैंक यू यंग मास्टर। इतना बोलते बोलते दीपक वहां से चला गया। मिस्टर अनिकेत, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट को इस हादसे के बारे में इन्फॉर्म कर देना, अस्मिता ने अनिकेत को घूरते हुए कहा। यंग मास्टर, चलें, आपका विला एकदम रेडी है, अस्मिता ने कहा। उसकी जरूरत नहीं है, मैं एक होटल में रहूंगा, मुझे कुछ और काम भी है। अनिकेत को विक्की को बचाना था और चौधरी फैमिली से भी डील करना था, इसलिए उसका लो प्रोफाइल रहना ही बेटर था। सभी वहां से चले गए। आलिया वही खड़ी रही और फिर चैन की सांस ली। इतने में उसके पास एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से आलिया की मां कुसुम शर्मा उतरी। बेटा, तुम ठीक हो ना? यस मॉम, मैं ठीक हूँ। तुमने कहा था तुम्हें ट्रेन में किसी ने परेशान किया था, कुसुम ने परेशान होते हुए पूछा। मॉम, आई मिसअंडरस्टूड देम, आलिया ने कैजुअली कहा। आर यू श्योर? यस मॉम, आलिया ने फिर कुछ सोचा और अपनी माँ से सवाल किया। मॉम, अस्मिता कपूर के पीछे कौन है? अस्मिता कपूर? तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? कहीं तुमने उससे कोई पंगा तो नहीं ले लिया? नहीं, मैं बस उनके बारे में जानना चाहती हूँ, आलिया ने क्यूरियस होते हुए कहा। अस्मिता कपूर के पीछे एक बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली है। तुम्हारे दादाजी बताते हैं कि उससे कोई पंगा नहीं ले सकता। वो ज्यादा पब्लिक में नहीं आती है। तुमने उन्हें कहाँ देखा? कुसुम से सवाल किया। वो आज स्टेशन पर किसी को पिक करने आई थी, आलिया ने जवाब देते हुए कहा। तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो, चलो, रजत चौधरी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, कुसुम ने रिलैक्स होते हुए कहा। मुझे उससे नहीं मिलना। रजत चौधरी को आलिया की फैमिली ने उसके लिए पसंद किया था, पर आलिया का इंप्रेशन उसे लेकर कुछ खास अच्छा था नहीं।
वो यूनिवर्सिटी में प्लेबॉय माना जाता था। उसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां परेशान हो जाती थी। रजत एक बहुत ही रेप्यूटेड फैमिली को बिलोंग करता है और उसे तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए पसंद किया है। अब अगर तुम पीछे हटी तो ये सही नहीं होगा। अपने पापा की इज्जत के बारे में सोचो। कुसुम ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा। शर्मा फैमिली का मनाली में जानी मानी फैमिली थी, पर चौधरी फैमिली बहुत अलग थी। उनका नाम और पावर शर्मा फैमिली से ज्यादा था। मॉम, वो अच्छा लड़का नहीं है। ही इज। आलिया ने अपनी बात आधी ही बोली। मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। तुम्हारे पापा भी वैसे ही थे, पर वो शादी के बाद बिल्कुल बदल गए। वैसे ही रजत भी बदल जाएगा। अब इस पर आगे बात नहीं होगी। फाइन देन, आलिया ने गिव अप करते हुए कहा। उधर होटल रूम में आहान जल्दी से रेडी हुआ और रॉकी को बुलाया। दोनों ने फिर बिना टाइम वेस्ट किए टैक्सी ली और चौधरी मेंशन की तरफ चले गए। जैसे ही दोनों टैक्सी से उतरे, वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोका। ये पर्सनल प्रॉपर्टी है, आप अंदर नहीं जा सकते। आहान और रॉकी के पहनावे को देखकर वो समझ गए थे कि यह चौधरी फैमिली के गेस्ट्स नहीं है। मुझे रजत चौधरी से मिलना है, आहान ने कहा। गॉड ने उन्हें शक की नजरों से देखा। क्या आप रजत चौधरी को जानते हैं? हाँ, आहान ने कैजुअली कहा। आप मेरी उनसे बात करवा दीजिए, मैं उनसे पूछकर आपको अंदर जाने दूंगा। सिक्योरिटी ने भरी आवाज में कहा। मेरे पास उनका नंबर नहीं है, आहान ने बताया। फिर मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता, सिक्योरिटी ने स्टबन होकर आहान को जवाब दिया। और अगर मैं अंदर चला गया तो? आहान ने बहुत कामी पूछा। कोशिश करके देख लो, सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें घूरते हुए कहा। इतना होते ही रॉकी ने गार्ड को जोर से धक्का दिया और उसे गिरा दिया। इतने में अलार्म्स बजना शुरू हुए और बहुत सारे गार्ड्स बैटन्स लेकर वहां पहुंचे। आहान को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, रॉकी ने उन सबको अकेले ही संभाल लिया था। कुछ ही देर में वो गार्ड्स जमीन पर गिरे हुए थे। इतनी हलचल सुनकर अंदर से एक आदमी आया। उसका नाम अजय था और वो चौधरी फैमिली का हेड शेफ था। तुम्हारी चौधरी फैमिली से क्या दुश्मनी है? उसने आहान से पूछा। मुझे रजत चौधरी से मिलना है, वो कहा है। आहान ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को सीरियस करते हुए सवाल किया। तुम शिमला से आए हो ना? अजय ने तुरंत सवाल किया। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, रजत चौधरी कहाँ है? अब आहान इम्पेशेंट हो रहा था। वो अभी घर पर नहीं है, काम से बाहर गए हैं, अजय ने अपना गुस्सा दबाते हुए जवाब दिया। रॉकी, अंदर जाकर देखो, आहान ने रॉकी को कहा। उसे अजय की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आप अंदर नहीं जा सकते, मैं कह रहा हूँ न, वो अंदर नहीं है। अजय घबरा गया था। आहान और रॉकी अंदर जाने की बात को लेकर सीरियस थे और अजय जानता था अगर वो अंदर चले गए तो बहुत बड़ा तमाशा होगा। तुमने मना किया और मैंने मान लिया, आहान ने गुस्से में कहा। अगर तुम अंदर गए तो चौधरी फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी, इसलिए यहीं रुक जाओ, अजय ने चेतावनी देते हुए कहा। आहान उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए अंदर जाने लगा। जब उसने गेट को धक्का दिया तब अजय को मजबूरन बीच में आना पड़ा। अंदर मत जाए, मैं आपको बताता हूँ यंग मास्टर रजत चौधरी कहाँ है। अजय जानता था अगर वो दोनों अंदर चले गए तो उसकी नौकरी खतरे में आ जाएगी और उसके साथ ही चौधरी मेंशन में बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। कहाँ? आहान ने एक बार फिर शांति से पूछा। वो शर्मा हाउस गए हैं, आलिया शर्मा से मिलने। रजत 2 दिन से एक्सपर्ट्स के साथ था। अजय को लगा कि वो एक्सपर्ट्स आहान और रॉकी को संभाल लेंगे, इसलिए उसने रजत कहा है ये बता दिया। रॉकी, चलो शर्मा हाउस चलते हैं। आहान को लग रहा था कि अब अजय झूठ नहीं बोल रहा है। दोनों टैक्सी में बैठे और उसकी तरफ चले गए। जैसे ही वो वहां से निकले, अजय ने तुरंत रजत को फोन लगाया। सर, शिमला से कुछ लोग आपको ढूंढते हुए यहाँ आए थे, अजय ने घबराते हुए कहा। इस वक्त रजत शर्मा फैमिली के साथ बैठा था। अजय की घबराई हुई आवाज सुनकर उसे चिढ़ हुई। आगे वो लोग, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? सर, उन्होंने पूरी सिक्योरिटी तहस नहस कर दी और घर में घुसने की कोशिश भी की, अजय ने दर्द से कराहते हुए कहा। अच्छा, वो कितने लोग थे? रजत ने पूछा। 2।
क्या? 2 लोग और उन्होंने सिक्योरिटी तहस नहस कर दी। रजत अपने घर की सिक्योरिटी जानता था, इसलिए उसे ये सुनकर धक्का लगा। अब हम क्या करेंगे सर? मैं पुलिस को फोन करूं? अजय ने परेशान होते हुए पूछा। पुलिस? बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम चाहते हो कि लोग सोचे कि रजत चौधरी शिमला से आए 2 बेवकूफों को संभल नहीं पाया? मैं उनसे निपट लूंगा। अब वो मुझसे मिलने आ रहे हैं तो उन्हें डिसअपॉइंट नहीं होना पड़ेगा। विक्की को किडनैप करने के बाद रजत चौधरी जानता था शिमला से वो लोग उसे बचाने जरूर आएंगे, इसलिए उसने अपनी सिक्योरिटी का अच्छे से इंतजाम कर रखा था। उसके नए बॉडीगार्ड्स मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स थे। जब अजय ने फोन रखा तब मनोज शर्मा ने रजत से सवाल किया, क्या बात है? सब ठीक है ना? अंकल आप परेशान मत होइए। बस 2 पागल हैं जो मेरे हाथों मरना चाहते हैं। रजत ने इतराते हुए कहा। अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो तुम मुझे बताना। बात जान की हो या शान की, मेरे पास कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं जो तुम्हारी मदद करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। मनोज शर्मा ने आश्वासन देते हुए कहा। बात जान की हो या शान की, मेरे पास कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मनोज शर्मा ने कहा। नहीं नहीं अंकल, उन बेवकूफों को मैं हैंडल कर लूंगा। रजत ने घमंड के साथ जवाब दिया। मनोज शर्मा ने उसकी बात पर हामी भर दी। उधर आलिया के दिमाग में अलग थॉट्स चल रहे थे। आज उसके साथ भी शिमला से 2 लोग आए थे। कहीं वो 2 लोग और जिन लोगों के बारे में रजत बात कर रहा है वो सेम ही तो नहीं है। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो भी सकता था और नहीं भी। आलिया को ख्यालों में खोया देख मनोज शर्मा ने पूछा, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ, आलिया अपने सेंसर्स में आकर जवाब दिया। रजत, जब तुम्हारा काम हो जाए तब तुम और आलिया बाहर घूमाना। तुम दोनों एक दूसरे के साथ जितना वक्त बिताओगे उतना अच्छा होगा। मनोज ने प्यार से समझाया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आलिया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आलिया को देखकर रजत के चेहरे पर खुशी छा गई। वो आलिया को पसंद करता था। मैं चलूंगी, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आलिया ने बिना मन के कहा, क्योंकि वो जानती थी उसके पापा उसकी एक भी कंसर्न नहीं सुनेंगे। उसी वक्त लिविंग रूम में बाहर से कोई आया और हाँफते हुए बोला, मनोज सर, बाहर 2 लोग आए हैं और वो रजत सर के लिए पूछ रहे हैं। अच्छा, बोलते हुए मनोज ने रजत की तरफ कहा, जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे शायद वो लोग आ गए हैं। क्या तुम चाहते हो मैं साथ चलूं? नहीं, आप उन्हें अंदर बुला लीजिए। मैं ऐसे ही घबरा रहा था कि मैं उन्हें कभी ढूंढ नहीं पाऊंगा, पर वो तो खुद चलकर मेरे पास आ गए। रजत ने हंसते हुए कहा। अंदर आने दो उन्हें, मनोज ने उस आदमी से कहा। कुछ मिनट बाद आहान और रॉकी रूम में आए। उन्हें देखकर आलिया की आंखें खुली की खुली रह गई। ये वही जिनके सामने अस्मिता कपूर ने भी अपना सर झुका लिया था। विक्की भाई कहाँ है? तुमने उनके साथ क्या किया? रॉकी ने गुस्से में पूछा। तुम्हारे विक्की भाई को मारकर उसके टुकड़े करके मैंने उन्हें कुत्तों को खिला दिए, रजत ने हंसते हुए कहा। ये सुनकर आहान और रॉकी को बहुत गुस्सा आया। तुम क्यों अपनी मौत को बुला रहे हो? ये कहते हुए रॉकी की आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। वो एकदम से 2 कदम आगे आया और उसने रजत को मुक्का मारने के लिए हाथ हवा में उठाया, पर रजत टस से मस नहीं हुआ और उसके आगे एक लंबा चौड़ा आदमी आ गया। ये आदमी रजत का बॉडीगार्ड शेरा था। जैसे ही रॉकी का मुक्का शेरा को लगा, रॉकी को ऐसा लगा कि उसने किसी स्टील की चीज को मारा है। ये बात आहान ने भी नोटिस की थी। शेरा ने जब रॉकी को मारने के लिए हाथ उठाया तो सब जानते थे वो एक खतरनाक पंच होने वाला था। अगर रॉकी की जगह कोई और होता तो शायद वो वहीं बेहोश हो जाता, पर रॉकी भी ट्रेंड था। उसने खुद को बचाने के लिए फुर्ती ने अपना शरीर हिलाया, जिसे देखकर शेरा को गुस्सा आया। उसका वार खाली कैसे रह सकता था, इसलिए उसने अपने घुटने से रॉकी के पेट पर मारा। आहान वहीं खड़ा खड़ा ये सब ऑब्जर्व कर रहा था। रुक जाओ, पीछे से एक आवाज आई और सब आलिया की तरफ देखने लगे। इन्हें जाने दो। तुम इनकी साइड क्यों ले रही हो? क्या तुम इन्हें जानती हो? मनोज शर्मा ने हैरत में पूछा। हाँ, ये मेरे दोस्त है, इन्हें जाने दो, आलिया ने जवाब दिया। आलिया जानती थी रजत में इतनी ताकत थी कि वो उन दोनों को मार सकता था, पर साथ ही उसने आहान की पोजीशन सुबह देखी थी।
उसे डर था कि अगर उन दोनों को कुछ हो गया तो फिर उसकी फैमिली भी फंस सकती है। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये कैसे दोस्त है तुम्हारे? मैंने तो इनके बारे में कभी नहीं सुना। मनोज शर्मा ने गुस्से में कहा। डैड सच में ये मेरे दोस्त है, आलिया ने समझाया। उधर रजत गुस्से से लाल हो रहा था। उसकी होने वाली बीवी उसके दुश्मन की साइड ले रही थी। उसने आलिया को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, आलिया आप मुझसे और कुछ भी मांग ले मैं आपको दे दूंगा पर मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। पर मेरे फ्रेंड्स, आलिया इसके आगे कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि मनोज शर्मा ने चिल्लाते हुए कहा, आलिया बस हुआ बिल्कुल चुप हो जाओ, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आलिया अब सिर्फ प्रे कर सकती थी कि इन सब के चक्कर में उसकी फैमिली पर कोई आंच ना आए। रजत तो आहान की असलियत नहीं जानता था पर आलिया जानती थी। ये सब बातें सुनकर आहान मुस्कुरा रहा था। आलिया उतनी भी बेवकूफ नहीं थी जितना वो समझ रहा था। उसने उसका साइड लेकर खुद को बचा लिया था। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? रजत ने शेरा से कहा। ये सुनते ही शेरा में जोश आ गया और उसने अपना पैर जमीन पर पटका। शेरा का शरीर किसी सांड से कम नहीं था। रॉकी की ताकत उसके मुकाबले बहुत कम थी। वो कुछ देर तक शेरा के वार से बचता रहा पर वो ज्यादा देर ऐसा नहीं कर सकता था। वो उसे पक्का हार जाता। इतने में आहान ने रॉकी से कहा, उसके पैर। इतना सुनते ही रॉकी की आंखों में चमक आ गई। शेरा की कमजोरी उसकी लोअर बॉडी थी। अपनी ऑब्जर्वेशन की वजह से आहान को ये बात पता चल गई थी और अब क्योंकि वो उसकी कमजोरी पहचान गया था उसने उस हिसाब से हमला करना शुरू किया। जैसे ही रॉकी ने उसकी कमजोरी पर हमला किया उसकी सारी ताकत और स्ट्रेंथ खत्म हो गई। इस बार रॉकी के पास एडवांटेज था। उसने इसका फायदा उठाते हुए शेरा के पैर पर मारा और वो वहीं पर गिर गया। ये देखकर रजत की आंखें बड़ी हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई शेरा को भी हरा सकता था। आहान की ऑब्जर्वेशन की वजह से आज शेरा जमीन पर चित पड़ा था। रजत आहान को घूरने लगा। सिर्फ 2 वर्ड्स बोलने की वजह से आज वो जीत गया था। कौन हो तुम? रजत ने डरते हुए पूछा। आहान, विकी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? रजत जानता था कि आहान विकी और रॉकी की तरह गुंडा नहीं था। उसकी पोजीशन और रेप्यूटेशन उससे ऊपर थी। आहान हंसा और उसने कहा, दोस्त, तुम अपने दोस्त का साथ देना चाहते हो। तुम चौधरी फैमिली से पंगा लेना चाहते हो। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। रजत ने आहान से सवाल करना शुरू किया। कुछ भी करने से पहले रजत आहान का बैकग्राउंड जानना चाहता था। रजत की बात सुनकर आहान को हंसी आ गई। उसने कहा, चौधरी फैमिली? चौधरी फैमिली इतनी जानी मानी है क्या? ये सुनकर रजत का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने आज तक अपने परिवार के खिलाफ कुछ नहीं सुना था। तुम आए कहाँ से हो? खुद को संभालते हुए रजत ने पूछा। उसने मनाली शहर में कभी भी आहान के बारे में नहीं सुना था। तुम्हें वो जानने की जरूरत नहीं है, आहान ने जवाब दिया। मैं जानता हूँ विकी को कुछ नहीं हुआ है इसलिए सीधे सीधे बता दो वो कहाँ पर है। और अगर मैंने नहीं बताया तो? उसे अभी भी लग रहा था कि आहान इतने लोगों के सामने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आहान के चेहरे पर एक कनिंग मुस्कान आ गई। तुम अगर वैसा नहीं करोगे जैसा मैं बोल रहा हूँ तो फिर जो तुमने अभी देखा वो तो बस ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी भी बाकी है। मैं तुम्हें वो दिखा दूंगा, बाकी तुम खुद स्मार्ट हो। फालतू पिटाई का शौक तो तुम्हें नहीं होगा। इस बात पर रजत के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। भले ही वो उसे जान से ना मारे पर पीट तो सकता ही था और अगर वो आलिया के सामने किसी और मर्द से मार खाता तो फिर उसकी क्या इज्जत रह जाती। वो जिंदगी भर आलिया से नजरें नहीं मिला पाता। अंत में रजत ने हार मान ली और अपने दांत पीसते हुए कहा, सही समझा तुमने, वो विकी मरा नहीं है। वो वशिष्ठ हाउस में बंद है। वहां जाने की हिम्मत है तुम में? डरने वाली क्या बात है इसमें? तुम बस रास्ता बताओ। आहान नहीं जानता था कि ये जगह कहाँ है पर फिर भी उसने कॉन्फिडेंटली कहा। उसे विश्वास था कि रजत कोई भी ऐसी वैसी चाल नहीं चलेगा। हाँ, तुम में हिम्मत तो है और अगर ऐसा है तो चलो मेरे साथ, रजत ने चक्कर करते हुए कहा। एक बार आहान वहां पहुंच जाए फिर वो वहां से नहीं निकल सकता था। रजत, आलिया को भी अपने साथ ले जाओ।
अगर कुछ गड़बड़ होगी तो हो सकता है वो तुम्हारी मदद कर सके। मनोज ने कहा। मनोज किसी भी कीमत पर चाहता था कि शर्मा और चौधरी फैमिली के रिलेशंस अच्छे रहे। आलिया, तुम्हारा क्या ख्याल है? रजत ने खुशी से पूछा। आलिया चाह कर भी मना नहीं कर सकती थी क्योंकि मनोज आलिया की तरफ ही घूर रहा था। मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो फिर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा, रजत ने मुस्कुराते हुए कहा। साथ ही वो मन ही मन में सोच रहा था कि यही मौका था आलिया को ये समझने का को उसके दोस्त किसी काम के नहीं थे और उसके सामने वो दोनों कुछ भी नहीं थे। चारों गाड़ी में बैठे और वशिष्ठ हाउस की तरफ जाने लगे। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वशिष्ठ हाउस था क्या। गाड़ी बहुत सारी छोटी संकरी गलियों को पार करते हुए पहाड़ पर चढ़ रही थी। जब गाड़ी एक जगह रुकी तब आहान को समझ आया कि वशिष्ठ हाउस और कुछ नहीं बल्कि एक वेकेशन होम था। वशिष्ठ हाउस में बहुत खूबसूरत फूल और हरियाली थी। उसके अलावा अलग अलग तरह के एंटरटेनमेंट्स के भी साधन थे। वहाँ बहुत सारे जानवर भी थे जिनका शिकार किया जा सकता था। वशिष्ठ हाउस बहुत साफ सुथरा और सुंदर था। वशिष्ठ हाउस में सबकी एंट्री होना पॉसिबल नहीं था। प्राइवेट कार्स वहां अलाउड नहीं थी। वहां एंट्री करने के लिए अलग अलग कार्ड्स थे। ये कार्ड्स ही बताते थे कि आप कौन सी एक्टिविटी के लिए एलिजिबल है। इन कार्ड्स के रेट्स बहुत हाई थे। रजत के पास सबसे बेसिक कार्ड था। ये देखकर आहान को हंसी आ गई। जैसे ही उसने वो कार्ड दिखाया उसी वशिष्ठ हाउस में एंट्री मिल गई। आलिया, तुम्हें ये जगह कैसी लगी? बहुत अच्छी है। तुम चाहो तो यहाँ कभी भी आ सकती हो। मैं तुम्हारे लिए प्लेटिनम कार्ड ले लूंगा, फिर तुम यहाँ की सारी एक्टिविटीज एंजॉय कर सकती हो, रजत ने आलिया से कहा। ये सब सुनकर आहान इरिटेट हो रहा था। वो बस जल्द से जल्द विकी के पास जाना चाहता था। ये तो सही बात नहीं है ना, आलिया ने कहा। आलिया चाहती तो वो ऑफर एक्सेप्ट कर सकती थी और उसकी सारी फ्रेंड्स हमेशा उससे जलती, पर इस वक्त वो नहीं चाहती थी कि आहान को एक पल के लिए भी ऐसा लगे कि वो और रजत किसी रिलेशन में है। इसमें कुछ गलत नहीं है, तुम भी तो फैमिली हो, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, रजत ने प्यार से कहा। तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, आलिया ने पोलाइटली कहा। यहाँ का कार्ड पाना आसान नहीं था। उसके लिए पैसे और कॉन्टैक्ट्स दोनों चाहिए थे। इस वक्त रजत सिर्फ और सिर्फ आहान के सामने प्रिटेंड करना चाहता था। रजत नहीं जानता था कि आहान कौन था और मनाली में उसकी क्या पहचान थी, और उधर आहान को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस जल्दी से विकी को बचाकर शनाया के पास जाना चाहता था। रास्ते में रजत आलिया को पूरा वशिष्ठ हाउस दिखा रहा था। उसने उसे अलग अलग फूल, इनर कोर्ट और आउटर कोर्ट के बारे में बताया। आहान और रॉकी बस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और लंबी आहें भर रहे थे। फिर रजत पीछे मुड़ा और इन दोनों से कहा, तुम्हारा विकी इनर कोर्ट में बंद है। जब हम वहां पहुंच जाए तब जी भर के कोर्ट और विकी दोनों को देख लेना। वहां सिर्फ मनाली के हाई क्लास लोग जा सकते हैं। तुम्हें फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। ये सुनकर आहान के चेहरे पर हंसी आ गई। कुछ देर बाद कार रुक गई। कार एक बहुत बड़े बंगले के आगे रुकी। आहान उस जगह को सीरियसली देखने लगा। वहां बहुत सारी सिक्योरिटी थी जो बाहर वाले सिक्योरिटी से ज्यादा ट्रेंड और प्रोफेशनल थी। सबसे पहले रजत गाड़ी से उतर और उसके पीछे आहान और रॉकी भी उतरे। जैसे ही वो गेट के आगे पहुंचे, उन सिक्योरिटी गार्ड के लीडर ने रजत को देखकर स्माइल किया और कहा, वेलकम सर चोपड़ा सर, आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। रजत ने अपनी गर्दन हिलाई और कहा, मैं इन्हें अंदर लेकर जाता हूँ। और इतना बोलकर वो आहान की तरफ देखने लगा। अब तुम्हें यहाँ आने का पछतावा होगा। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।